होने लगती है तो उसके बाद पता ही नहीं चलता है कि सुबह कब हो गया, शाम कब हो गया, 1 तारीख कब आई, 30 तारीख कब हो गया, कब 2025 आई, कब 26 आ गई, कब 27, पता ही नहीं चलता है। तो बहुत आनंद आता है इसमें। ये सारी बातचीत करेंगे अब आज आप लोगों के साथ। सबसे पहले तो मैं इस चैनल के जो रचयिता है आदरणीय बीसी सर, केसी सर, अभिषेक सर, कदम सर, इन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आज उन्हीं का मैं स्टूडेंट हूँ और आज उन्हीं के चैनल पे मुझे आज आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिला है। 21 साल का मेरा सफर हुआ है। छोटा सा मैं अपना परिचय दूं और लंबी चौड़ी बातचीत नहीं करूंगा। जैसे आज हम ग्रोथ के ऊपर बात कर रहे हैं, ग्रोथ कैसे होगा, इसके ऊपर छोटी छोटी कुछ बातें बताएंगे जिसको नोट डाउन करने का है। ज्यादा लंबा चौड़ा नोट डाउन नहीं करना है, बस आधा पेज में आप लिख लेंगे तो बहुत हो जाएगा। थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूं। बहुत सारे लोग तो हमें जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो इसीलिए परिचय कहा जाता है कि जब परिचय हम देते हैं ना तो अपने आप से हमारी मुलाकात होती है। नाम नंदन मिश्रा। पूरे हिंदुस्तान में लोग हमें पंकज के नाम से जानते हैं। ये नाम में बड़ी कहानी है, इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग अभी नौकरी पेशा से होंगे आप, तो इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है ये नंदन मिश्रा और पंकज मिश्रा क्या खेला है। एक्चुअली मैं बिहार का रहने वाला हूं, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। बहुत ही गरीब परिवार से मेरा नाता रहा। जब मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था तो उस समय क्यों पढ़ते हैं पता ही नहीं था, क्योंकि जो स्थिति में मैं था, हमारे आस पड़ोस हमारे जो दोस्त यार जो था ना, सब के सब वैसे ही था। मेरा एज अभी 52 में प्रवेश किया हूं, 52 साल पहले की बात मैं कह रहा हूं। आजकल के बच्चे तो बहुत होशियार हो जाते हैं, लेकिन हम लोगों के समय में लोगों को पता ही नहीं था कि पढ़ना क्यों है। बस पढ़ना इसलिए कि माँ बाप के डर से पढ़ना, नहीं पढ़ेंगे तो ठोकेंगे, ठोकाई हो जाता था। आजकल तो बच्चे नहीं पढ़ते तो माँ बाप गले लगाते हैं। हम लोगों के जमाने में बड़ी पिटाई लगता था, बहुत पिटाई लगता था। जब मर्जी होता था माई पिताजी डंडा उठा के बढ़िया से दे देता था, तो डर से पढ़ते थे। लेकिन पढ़ते 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 ये बात पता चली, स्कूल में बार बार टीचर बोलते थे बेटा नहीं पढ़ोगे ना तो भीख मांगोगे। तो ये पता चल गया कि पढ़ना इसलिए है कि भीख नहीं मांगना है। ये पता चल गया, पढ़ेंगे तभी जाके कुछ होगा। मूलतः बात ये पता चली कि पढ़ोगे लिखोगे तो पैसा कमाओगे। यदि पैसा हम कमाएंगे तो हम अपने घर की जो गरीबी है इस गरीबी को दूर करेंगे, इसलिए पैसा कमाना है। कितना कमाना है पता नहीं था, पता ही नहीं था। बहुत बहुत गरीब फैमिली से थे। 4 भाई बहन की परिवार थी। हमसे बड़ी बहन थी, बोर्ड की, उसके बाद उसका एक मैट्रिक के बाद उसका पढ़ाई बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी के पास उतना, क्योंकि 4 बच्चे थे। दूसरा नंबर मेरा हुआ। जैसे मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन दिया, मेरे पिताजी बोले बेटा अब यदि तुमको आगे पढ़ना है तो तुम खुद अपनी व्यवस्था कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पीछे जो भाई है उसको भी पढ़ाना है। तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। फिर ट्यूशन से करके मैंने गांव में एक कॉन्वेंट स्कूल खोला। फिर उसी दौर में सहारा इंडिया आई थी मार्केट में, तो सहारा इंडिया का मैं काम करने लगा। लेकिन बीच में एक बार एक एक्सीडेंट होती है सहारा इंडिया में कि एक दिल्ली की कंपनी कोई भागी थी, हमारा इंडिया, उस पेपर ने गलती से लिख दिया हमारा इंडिया इतना करोड़ का घोटाला किया, और वो हमारा इंडिया सहारा इंडिया नाम मिलता जुलता था। तो घर पे जो है सो बहुत सारे डिपॉजिटर लोगों का आना जाना शुरू हुआ। तो एक बात पता चला कि यार ये सब मनी मार्केटिंग सही चीज नहीं है। हम लोगों का पैसा जमा करवाते हैं, कल कंपनी का नियत खराब हो जाएगी। यदि कंपनी भाग गई तो सारी लायबिलिटी अपने ऊपर आ जाए। तो कुछ पैसों के लिए सब काम करना सही नहीं है। तो फिर क्या करना है, तो फिर मैंने अपने पढ़ाई लिखाई पर जोर दिया और
मेरे गांव में, मेरे घर के आसपास में एक इंजीनियर थे। इंजीनियर क्या होता है वो भी नहीं पता था। हाँ, ये था कि वो इंजीनियर साहब की हम लोगों की स्थिति बहुत अच्छी थी, तो ये पता चल गया कि इंजीनियर यदि बनेंगे तो स्थिति सही हो जाएगा। अब इंजीनियर बनते कैसे हैं, क्या पढ़ना पड़ता है, ये सब कुछ पता ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं से पता चला कि भाई इंजीनियरिंग का एक डिप्लोमा कोर्स होता है 3 साल का, यदि डिप्लोमा कर लेंगे तो हम भी इंजीनियर बन जाएंगे। तो कलकत्ता हावड़ा में एडमिशन किया, सिविल इंजीनियरिंग की डिप्लोमा 3 साल की कोर्स किया, और 3 साल कोर्स करने के बाद जो है सो सिविल इंजीनियर बन गया। बड़ा खुशी हुआ कि चलो इंजीनियर हम बन गए, मेरा भी स्थिति अच्छी हो जाएगी। और जा करके एक कलकत्ता में एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी को मैंने ज्वाइन किया और कलकत्ते से अपना करियर को शुरू किया। लेकिन इंजीनियर बन गए, कौन सा इंजीनियर पैसा कमाता है हमें तो पता ही नहीं था, बन गए। 45-50 साल के जो लोग होंगे ना, 80% आदमी जो है ना बहुत भोला वाला था। आज के बच्चे लोग तो, अभी हमारा बेटा लोग तो 9वीं 10वीं में ही अपना गोल सेट कर लिया कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो करना है। लेकिन मैं अपने वक्त की बात करता हूं, कुछ नहीं पता होता था। अब सिविल का काम क्या था, तो लेबर मिस्त्री के साथ में जाना होता था, लेआउट करना होता था, कादा मिट्टी में रहना होता था, धूप में जाना पड़ता था। लेबर मिस्त्री कोदाली चला रहा है, पूरा कादा शरीर पे आ जाता था। गाला लेबर मजदूर के बीच में गाला गाली, गंदी गंदी बातें, ये अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब ना ये काम अच्छी नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये गलत सिलेक्शन है। फिर मैंने पढ़ाई लिखाई जोर लगाया और जाकर के बैंक में सर्विस लग गई। बैंक में नौकरी लगी। मेरे जो बड़े बहनोई थे उनकी मेडिसिन का झारखंड बोकारो में बहुत बड़ी बिजनेस था उनका, होलसेल। तो बार बार जब कलकत्ता जाते थे ना, तो साला जीजा के रिश्ता तो बड़ी गाली देते थे सक्सेना साहब। अरे साला पढ़ लिख करके क्या करता है, नौकरी से क्या होगा, भीख मांगते रहोगे, ये सब कुछ होता है। चलो बिजनेस करो। अब बात भी, नौकरी भी 4-5 साल लगभग हो गया था, देखे मतलब कुछ खास नहीं हो रहा है, जिसलिए हमने पढ़ाई किया कुछ वैसा नहीं। हमको नौकरी मिल गया तो मेरा भी जिंदगी वैसा ही था, और जो मेरे दोस्त यार को नौकरी नहीं मिला उसका भी वैसा ही था। हम दोनों सब लोग बराबर थे, मजा नहीं आ रहा था। उसी समय मेरी शादी हो गई, और संजोग से शादी भी मेरा बोकारो में ही हुआ। कलकत्ता में, यदि कलकत्ता में जो भी मध्यम क्लास के लोग रहते होंगे वो जानते होंगे, बहुत चौल होता है कलकत्ता में। चौल छोटा छोटा जो है एल्वेस्टस का घर होता है, खपड़ा का घर होता है। मतलब 20 को घर, 25 को घर होता था, 2-3 को टॉयलेट होता था। सुबह में 4 बजे से लोग लाइन लगाता था। मतलब लाइफ जो है ना एकदम, मतलब भगवान न करे ऐसा लाइफ किसी का हो, एकदम 3rd क्लास लाइफ, बहुत खराब लाइफ। लगाया, बैंक से ट्रांसफर कराया झारखंड बोकारो, और बोकारो में आकर के जो है सो फिर मैं अपने जीजा जी से संपर्क किया। तो नौकरी के साथ साथ मैंने, बैंक में थे, लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, लोन लेकर के मैंने नर्सिंग होम का बिजनेस शुरुआत किया। पैसा में एक चीज होता है सक्सेना साहब, जब पैसा 5,000 रुपया नहीं कमाएंगे ना तो लगता है कि 5,000 कमाएंगे तो बहुत मजा आएगा, और जब 5,000 कमाने लगेंगे ना तो लगता है कि ना 10,000 कमाएंगे तो मजा आएगा। 10,000 कमाएंगे तो लगेगा 25,000 कमाएंगे तो मजा आएगा। 25,000 जब आने लगता तो लगता है 50,000 आएगा तो मजा आएगा। 50,000 से लगता है कि 1 लाख आएगा तो मजा आएगा। भाई साहब, आप काम क्या कर रहे हैं ये बहुत बड़ा बात होता है। पैसा से मजा नहीं आता। यदि पैसा से मजा आता ना तो बड़े बड़े पैसे वाले लोग शाम में शराब पी के नींद को नहीं बुलाता, 4-4 गोलियां खाते हैं तब जाके नींद होता है। पैसे वाले आप देखेंगे ना तो अपनी मर्जी से पेशाब भी नहीं कर सकते थे, करते हैं वो। 4 को बॉडीगार्ड उनके बगल में रहता है। पैसा कैसा आ रहा है, बस नौकरी कर रहे थे, नौकरी साथ नर्सिंग होम के, कुछ पैसा आने लगा और पैसा का भूख बढ़ गई, मैं दवाई दुकान खोल लिया, फिर और पैसा का भूख बढ़ गई, मैं दवाई का होलसेल का काम स्टार्ट कर लिया। मतलब लाइफ में करना चाहते थे, बनना कुछ और चाहते थे, बन कुछ और गए। मेरे पास इतना वक्त नहीं होता था कि मैं अपनी बीवी से सही से बात कर सकूं। उसी दरमियान में हमारे
जीवन में गुड़िया आ गई, बेटी आ गई, उससे को देखने का, खेलने का, खिलाने का मेरे पास वक्त ही नहीं था। और उसी समय हमारे पास आरसीएम रूपी एक सिस्टम आई, एक पेशेंट हमारे पास आया, और वो पेशेंट मेरा लाइफ देख करके वो पेशेंट दंग रह गया कि यार आप कैसे करते हैं। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, दुनिया के जितने भी काम है ना, जितने भी काम है दुनिया में पैसा कमाने का, वो हर काम के पास हमें जाना पड़ता है। चाहे जो भी काम हो, जहां से पैसा आता हो, आपको जाना पड़ता है। एक डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि ये हमारे पास चल के आता है, सबके पास चल के आया। सक्सेना साहब के पास भी आया चल के, हमारे पास भी चल के आया, आपके पास भी चल के आया। और कहा गया ना, हम 84 लाख योनियों के बाद हम इंसान बन के धरती पे आए हैं, और जिसको जितना बड़ा ऊपर वाला कष्ट दे रहा है, समझिए ऊपर वाला आपको उतना बड़ा रिजल्ट आपसे लेना चाहता है। बस अपने आप को सरेंडर मत करिए कभी। ईश्वर आपको बड़ा बनाने के लिए बहुत सारा प्लानिंग कर रहा है, और उसी प्लानिंग के तहत आपके जीवन में आरसीएम आए। शुरुआती दौर में ये बात समझ में नहीं आएगी आपको, लेकिन जैसे 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 थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप सीखते चले जाएंगे, आपको समझ में बात आने लगेगी। अब बात आई आरसीएम की, उसने हमें बताया, मैंने अनसुना किया, 2 दिन बताया, 3 दिन बताया, वो कुछ बताता था नहीं, सिर्फ एक बात, एक बिजनेस है, इसमें जुड़ जाइए, बिना कुछ लगाए बहुत कमाएंगे, ऐसा और ऐसा, बहुत सारी बातें जो एक नया व्यक्ति करता है, ऐसा करता था। तो मैं उसे डांट दिया करता था, भाग यहां से, जाओ यहां से, मेरे पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है हमारे पास, तुम लोग जैसे फालतू लोग ये सब काम करते हैं, ये सब हम लोग जैसे लोग नहीं करते। लेकिन वो आदमी बड़ा जिद्दी था, नीडी था। देखिए, यहां से सीखना पड़ेगा आपको, इस चीज को लर्निंग में आप रख सकते हैं। जो व्यक्ति जितना परेशान करे ना, आपके टीम में वो उतना मजबूत लीडर बन के आएगा। हम लोग गलती क्या करते हैं ना, कोई व्यक्ति 2 बार 3 बार मना करता है तो हम लोग छोड़ देते हैं उसको। जो व्यक्ति को फर्स्ट एक बार आप आरसीएम बताए और वो ज्वाइन कर गया, या तो वो आदमी बुर्बक है, या तो आप बुर्बक हैं। इतनी बड़ा काम, इतना बड़ा काम वो एक बार में कैसे समझ गया? वो आपके संपत्ति में जुड़ गया है। वो कुछ नहीं समझा, वो एक बात समझा, हमारा लगेगा कुछ नहीं, चलो इस बंदा से पीछा छूट जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति को आप प्लान दिखाते हैं और वो व्यक्ति आपके प्लान को थोड़ा सा बोलता है सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे, बाद में करेंगे, उनके साथ आप कांटेक्ट में रहिए, लगातार कांटेक्ट बने रहिए। आप बार बार उनसे रिलेशन आप रखिए। जिस दिन वो मुहूर्त आएगा, वो व्यक्ति यस करेगा, और जिस दिन वो यस कर देगा ना, फिर आपके जीवन में बाहर आ जाएगा। मैंने उसको अवॉइड किया, और अवॉइड करने के बाद हम बार बार परेशान कर रहा था, तब ने एक बात बोल दिया उसको कि यार मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो? घर में भाभी बैठी रहती है, मतलब मेरी मिसेज कल्याणी, बोले भाभी घर में बैठी रहती है, जाओ उनको प्लान बताओ, उनको समझाओ। तो उसने, हमने तो ये समझ गया कि कल्याणी के पास जाएगा, कल्याणी तो लात मार के भगा देगा इसको, वो तो सुनेगी ही नहीं इसकी बात। लेकिन पता नहीं क्या जादू चल गया वहां उसका, कल्याणी इस बात को समझ गई, और समझने के बाद वो शुरू कर ली। शुरू करने के बाद 4, 5, 6 महीना मेरे पास टाइम ही नहीं होता था, तो वही बंदा जो है सब प्रोडक्ट वगैरह ला करके देता रहता था। और 7 महीने के बाद उस जमाने में चेक आता था, 7 महीने के बाद एक चेक आती है यूटीआई बैंक का, अभी एक्सिस बैंक हो गया, यूटीआई बैंक का, उस पे आरसीएम मोटा अक्षर में लिखा था, और उसमें लिखा हुआ था 555 रुपया। और उस समय तक कल्याणी का बैंक अकाउंट नहीं था। चेक आ गई, लेकिन उसका अकाउंट नहीं था, जबकि मैं बैंक में था, पत्नी का अकाउंट नहीं। फिर बैंक में थे, जमाना अलग था, फिर बैंक डेट में अकाउंट किए, कैश करिए। तो वो चेक देखने के बाद मेरे को एक बात समझ में आया, किया दिया कुछ नहीं, पैसा कहां से आया? हाँ, इसमें कहानी और रही थी कि जिस दिन उसका चेक आया था,
उस दिन जब हम घर पे गए तो देखिए मैडम बड़ा खुश है, बड़ा एक्साइटेड है। तो समझ में नहीं आया कि क्या, क्यों इतना एक्साइटेड है। तो पूछे तो बताइए ऐसे ऐसे बात है। तो फिर हमने बोला कि यार ये पैसा आया कैसे, ये बात देखो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सीखने की चीज है। जब भी किसी को आप स्टार्टअप कराते हैं, जब भी अपने सिस्टम में किसी को लाते हैं, तो क्या करना चाहिए वो चीज ध्यान से सुनिए। यहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया हो। जिसने लगातार 7 महीना अपने डाउनलाइन को फॉलो किया, प्रोडक्ट पहुंचाया, मेरे घर में चेक आया, जब मैं आरसीएम को समझने के लिए जब मैं उसके घर गया, यार ये 555 रुपया आया है कैसे, चलो आज तुम्हारा खाना मेरे घर पे रहेगा, तुम्हारे कारण से मेरे घर में ये पैसा आया है, अब मुझे बताओ ये आया कैसे पैसा। तो सक्सेना साहब, उसका जवाब था कि भाई साहब मैं तो आरसीएम छोड़ दिया, गलती हो गई हमसे, मैंने ऐसा कंपनी आपके घर में दिया जिसमें 7 महीने के बाद 555 रुपये आया। मैं तो एक ऐसा कंपनी कर रहा हूं पंकज भाई जिसमें डेली 500 रुपया आता है, डेली 500 रुपया आता है। हम कहे भैया माफ करना, हम पहले बोले थे कि बकवास चीज है, ये सब फालतू चीजें हैं, हो गया ना फालतू चीज, चल कोई बात नहीं। घर आए, लेकिन पत्नी इतनी खुश थी, इतनी एक्साइटेड थी कि इसका दिल ना टूटे, इसलिए मैंने ये नहीं बोला कि वो छोड़ दिया। हमने उसको बोला यार एक चीज बताओ, जब आरसीएम को शुरू की थी तो कुछ मिला था? तो बोला हाँ कपड़ा मिला था। हम बोले कहाँ है कपड़ा? तो बोला वो फलाने जगह पर रखा हुआ है। उस बैग, काला रंग का बैग खोलते हैं, और बैग जब खोले तो हमारे समय में, क्योंकि लोग छोड़ते बहुत ज्यादा थे, करते कम थे, छोड़ते ज्यादा थे, तो कंपनी ने उस समय जैसे कोई व्यक्ति इस अभियान में आते थे तो अभियान में आने के टाइम 2 किताब देती थी कंपनी, और 2 ऐसी किताबें थी कि एक आम आदमी के मन में जितने भी प्रकार के सवाल आते हैं, हर सवाल का जवाब उसके अंदर होता था। अच्छा ये किताब कोई पढ़े हैं क्या? एक बार हैंड राइज करके बताइए तो फटाफट देखता हूं कि हमारे टाइम के कितने साथी बैठे हुए हैं इसमें। जब हम आरसीएम को शुरू करते थे तो हमें किताब 2 मिलता था। वाह, चलिए वेरी गुड, अरे वाह, तब तो जल्दी से जल्दी आप लोग जो है सो इमराल, स्टार इमराल बनने वाले हैं। अभी बातचीत हम करेंगे क्योंकि आप सब हमारे पुराने साथी हैं। थैंक यू वेरी मच। तो मैंने उस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं समझ गया आप लोग हमारे बैच के हैं, आई सैल्यूट यू। फिर उस किताब को मैंने पढ़ा, और किताब को पढ़ने के बाद कोई अपलाइन था ही नहीं, कोई अपलाइन था ही नहीं हमारे पास, जो था वो छोड़ दिया आरसीएम। किताब पढ़ा, किताब पढ़ने के बाद हमें बात समझ में आई, यार ये तो बहुत बड़ी चीज है, ये तो करने को वाला काम है, लेकिन डर ये लग रहा था कि कोई है नहीं। अब जब थोड़ा सा उसमें लेख के बारे में बताया गया तो मैं खुद की ज्वाइनिंग के लिए एक किट खरीदा, और जब किट खरीदा, फॉर्म पे जब नाम लिखने का समय आया तो मेरा हाथ कांपने लगा। पंकज मिश्रा लिखूं, कहीं कंपनी भाग गई तो हमारे दोस्त यार हमें बोलेगा यार पढ़ लिख करके तू बुर्बक बन गया। यदि कंपनी नहीं चली, यदि कोई मजाक भी उड़ाएगा तो मैं बोलूंगा मैं तो किया ही नहीं, कुछ ऐसा नाम से जुड़ते हैं। तो मेरे घर का पुकारू नाम, हमारे आज के डेट में तो नाम एक ही होता है, लेकिन हम लोग के जमाना में एक आदमी का 4 गो 5 गो नाम होता था। दादा कुछ और नाम से पुकारते थे, माँ कुछ और नाम से पुकारती थी, दादी कुछ और नाम, पिताजी कुछ और नाम, दोस्त यार कुछ और नाम, पड़ोसी कुछ और नाम, क्योंकि आबादी कम था। अब तो इतनी आबादी है कि अपने घरे में 4 गो बच्चा का नाम टैली मिल जाता है। तो मेरे घर में मेरे को नंदन कह के पुकारा जाता था, और फॉर्म को मैंने नंदन के नाम से साइन अप कर दिया और भेज दिया मैं कंपनी में, नंदन के नाम से फिर हो गई बिजनेस। उसमें जो जो चीज बताई गई थी वो चीज को मैं फॉलो करना शुरू किया, और एक सेमिनार के पिकअप सेंटर पे गए थे तो हमें पता चला कि आरसीएम का एक मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में जाना चाहिए। और उस मीटिंग में, पहली मीटिंग मुझे मौका मिला अपने शहर से 40 किलोमीटर दूर
धनबाद एक सिटी है, धनबाद में आदरणीय बीसी सर का ही प्रोग्राम मुझे देखने का मौका मिला और सब लोग ताली बजा रहे थे, सब लोग डांस कर रहे थे, सीटी मार रहे थे। मुझे बड़ा अटपटा लग रहा था, ये हो क्या रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, खाली सीटी बज रहा है, ताली बज रहा है। लेकिन लास्ट सेशन में बीसी सर ने एक बात बताए थे कि तुम अभागे नहीं हो, सिर्फ तुम जागे नहीं हो। कामयाबी आपकी जन्मसिद्ध अधिकार है, आप सब कामयाब हो सकते हो, मेरे बातों पे भरोसा करो, सब कामयाब हो सकते हो। इतना बढ़िया बढ़िया मोटिवेट करने वाली बात बताए ना, पता नहीं कब हमें आरसीएम की भूत चढ़ गई। और भूत चढ़ने के बाद जब मैं घर से निकलता था मॉर्निंग में तो एक प्लान, और शाम में घर आने के समय एक प्लान, 2 प्लान, डेली 2 प्लान, डेली 2 प्लान। फिर बाद में मीटिंग में गए, मीटिंग में जाने के बाद ये पता चला कि भाई इस बिजनेस में एक फ्रीडम मिलता है, जब आप इमराल्ड स्टार इमराल्ड बन जाते हैं फ्रीडम मिलता है, समय की आजादी मिलती है। और हमारे पास समय नहीं था, सबसे पहले हमारा तो जिस समय आरसीएम स्टार्ट किए थे तो हमको समय नहीं था, इसीलिए हम किए थे स्टार्ट। तो उस समय हमने अपना एक संकल्प लिया कि हम आरसीएम पहला साल करेंगे, 365 दिन करेंगे, एक दिन भी छुट्टी नहीं करेंगे, एक दिन नहीं छुट्टी करेंगे, 365 दिन करेंगे आरसीएम। और 365 दिन, जिस दिन आरसीएम मुझे समझ में आया तो 365 दिन आरसीएम किया। इस पहला साल में हमारे जानकार में कोई मर गए, घर में कोई मरा हुआ, कोई शादी विवाह, कुछ नहीं। मैं 365 के 365 दिन आरसीएम किया। दूसरे साल मैंने एक दिन छुट्टी किया, तीसरे साल 2 दिन छुट्टी किया, चौथे साल 3 दिन छुट्टी किया, और हर साल मैं एक दिन छुट्टी बढ़ाता जाता हूं। और आज मेरी आरसीएम में 21 साल हुए हैं। 21 साल में मैं 20 को छुट्टी करता हूं, 20 दिन में घर में रहता हूं। 30 साल आरसीएम करूंगा, 30 साल के बाद आरसीएम नहीं करूंगा, 30 साल के बाद मीटिंग में जाऊंगा और ताली बजाऊंगा। जब आप लोग स्टार रूबी बन जाएंगे, आप लोग टेक्निकल बन जाएंगे, आप लोग डायमंड बन जाएंगे, तो हम लोग जाकर के तालियां बजाएंगे। आज 21 साल आरसीएम में मेरा हुआ है। 555 रुपए से सफर चालू किए थे, आज आरसीएम से हाईएस्ट इनकम हमारे घर में 7.5 लाख रुपए एक महीने की आई थी। जिस समय में 4 काम करते थे, नौकरी करते थे, 3 प्रकार का बिजनेस, भाड़ा के एल्वेस्टर के घर में रहते थे, चढ़ने के लिए एक छोटी सी मोपेड हुआ करता था। लेकिन आज आरसीएम को सीखने से, आरसीएम को करने से, आज मैं जिस घर से बात कर रहा हूं लगभग 2 करोड़ की अपनी घर है। एक घर नहीं, गांव में घर बनाया, अभी तीसरा घर मुंबई में लिया, कई शहरों में जमीन लिया। आज बच्चे हायर एजुकेशन, मेरी बड़ी बेटी लंदन से अभी एमबीए लास्ट ईयर कंप्लीट कर रही है। मतलब अब सब कुछ बेस्ट हो रहा है, सब कुछ बढ़िया 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 हो रहा है। और आज मैं 15 मिनट हमारे पास टाइम में हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, क्या आप भी चाहते हैं जो जैसे मेरे लाइफ में टर्निंग हुआ है, जैसे मेरे लाइफ में मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, जो मेरे लाइफ में जो हुआ है, क्या आप भी चाहते हैं कि आपके पास भी हो? कितने लोग चाहते हैं? हाथ खड़ा करिए। कितने लोग चाहते हैं कि आपके पास भी ये फ्रीडम आवे? एकदम फटाफट हैंड राइज करके बताइए, और वीडियो ऑन रखिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए। बस कुछ बातें अभी मैं आपको बताऊंगा, फटाफट इसको नोट डाउन करिएगा, मैं समझाते हुए आगे निकलेंगे। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का हाथ खड़ा हुआ है, वेरी गुड, आप सीरियस रहिए। सफलता भीड़ में नहीं आती, सफलता भीड़ से निकल के कुछ लोगों को आता है। देखिए 1000 लोग हम बैठे हैं, हैंड राइज सबका नहीं हुआ, सबका यदि हो जाए तो फिर सफलता का कोई मतलब ही नहीं होता है। सफलता सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन अधिकार लेने के लिए थोड़ा सा कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए वेरी गुड, जिनकी भी हैंड राइज हो गया, थैंक यू वेरी मच। आप लोग डायरी पेन लेके सीरियस हो जाइए, थोड़ा सा लिख लीजिए क्या करना पड़ेगा। अभी आप लोग सुन रहे हैं ग्रोथ 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 ग्रोथ, कैसे होगा ग्रोथ? कैसे होगा ग्रोथ? फर्स्ट काम, पहला नंबर काम आपको सीखना पड़ेगा। 4 काम आपको मत सिखाएंगे अभी हम, कई मीटिंग में आप सुने होंगे लेकिन एक साथ में नहीं सुने होंगे। 4 काम आपको करने हैं। पहला काम, तारीफ सीखना है आपको। आरसीएम में आपको स्टार रूबी के लेवल पे जाना है।
तो सबसे पहला काम आपको तारीफ करना सीखना है, तारीफ करना। गलती से भी किसी के अंदर कमी मत देखिए, उसके अंदर अच्छाई देखने का प्रयास करिए। तारीफ, ये बात आप सुने, सर तारीफ चाहते हैं लेकिन होता नहीं है, क्यों नहीं होता है? अब ये तारीफ कैसे होगा वो मैं बताता हूं। तारीफ करने के लिए सबसे पहला जो चीज है ना, आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका जुलाई महीना में आपको क्या करना है, कितना % का ग्रोथ लेना है, दिमाग में आपके पास है, क्या डायरी पे नोटेड है? यदि डायरी पे आपका नोटेड नहीं है तो आपके जुबान से तारीफ निकलेगा नहीं। आपको ढेर सारा अपलाइन में गलती दिखाई देगा, ढेर सारा अपने लाइफ लाइन में गलती दिखाई देगा, ढेर सारा क्रॉस लाइन में गलती दिखाई देगा, ढेर सारा वंडर वर्ल्ड क्विक में गलती दिखाई देगा। ये गलती इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपका कोई अपना लक्ष्य नहीं है, अपना टारगेट नहीं बनाए हैं आप। इस महीना में आपको कितना % का ग्रोथ लेना है? आदरणीय बीसी सर बोलते हैं कि हर दिन 1% का ग्रोथ का टारगेट लो, हर दिन 1%। आज रात में सोने के टाइम में ऐप में देखिए आपका ए ग्रुप में, बी ग्रुप में कितना बिजनेस है, उसका 1% ए ग्रुप में बढ़ाना है, बी ग्रुप में 1% बढ़ाना है। डेली 1% का टारगेट बनाइए, डेली टारगेट लीजिए, डेली पर डे डेली गोल। जैसे गोल आपका बन जाएगा ना, ऑटोमेटिक आप तारीफ करना शुरू कर देंगे। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए आप जेंट्स हैं, आज आपको घर में कुछ अच्छा स्पेशल खाना खाना है, तो अपनी पत्नी को डांटेंगे तो स्पेशल खाना बनेगा या उसको तारीफ करेंगे तो अच्छा खाना बनेगा? आपका गोल बन गया कि मुझे अच्छा खाना खाना है। या जितनी बहनें बैठी हुई हैं अभी सुन रही है हमें, यदि आपको अपने पति से जेवर खरीदवाने हैं या आपको मायका जाना है तो अपने पति को आप तारीफ करोगे या डांटोगे? यदि आप तारीफ करेंगे, यदि आप तारीफ करेंगे तो हो सकता है कि आपका डिमांड पूरा हो जाए, और यदि आप तारीफ नहीं करेंगे तो डिमांड पूरा नहीं होगा। यहां पर एक फैमिली बना के हम काम करते हैं, एक टीम के साथ हम काम करते हैं। और जब आपका गोल डेली का क्लियर होगा कि मुझे आज इतने सारे 50 को ज्वाइनिंग्स लेने हैं, आज हमारी टीम से 1 लाख पीवी जनरेट करने हैं, ये 1 लाख पीवी कौन कर सकता है, ऐसे लोगों का नाम दिमाग में आएगा और उसको आप अच्छा बोलना शुरू करें। आपसे हो सकता है, आप कर सकते हैं, मैं आपके साथ हूं, डरने की कोई बात नहीं है। जब आरसीएम इतनी बड़ी कंपनी आपके साथ है तो फिर क्या बात है, चलिए मिलके प्लान दिखाते हैं, चलिए मिलकर लोगों को मदद करते हैं। ये भाव से यदि आप तारीफ करना शुरू करेंगे तो आपका वॉल्यूम डेली ग्रोथ शुरू हो जाएगा। तो पहला नंबर काम तारीफ। दूसरा नंबर काम एजुकेशन, सीखना, लर्निंग। सीखना ही जीतना है, सीखेंगे तो कमाएंगे। आप देखते होंगे रिलायंस जैसी कंपनी टावर लगाती है, अब उस टावर में सबसे ज्यादा काम कौन करता है? जो मिट्टी काटता है। उसको कितना मिलता है भाई साहब रोज का? 1000 रुपया। लेकिन जो मिट्टी कटवाता है वो छाता लेके रहता है खड़ा, वो छाता लेके खड़ा, कोदाली नहीं चलाता है, लेकिन उसको रोज का मिलता है 3000 रुपये। लेकिन उसके ऊपर एक आदमी होता है जो सुपरविजन करने के लिए आता है, कार से आता है सुपरविजन करने के लिए, उसको डेली का मिलता है 5000 रुपया। और एक आदमी कभी भी नहीं आता है, वो हर समय ऑफिस में ही बैठा रहता है, एयर कंडीशन में बैठा रहता है, उसको डेली का मिलता है 10,000 रुपये। किस बात का भाई? मेहनत करने से नहीं होता, एजुकेशन से होता है। और ये 1 PM जय आरसीएम जो प्लेटफॉर्म है, रोजाना कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन एक नए लीडर आते हैं, हर दिन एक बड़े लीडर अपने अनुभव के हिसाब से 10-15 मिनट की बातें जो आपको बताते हैं उसको नोट करिए।
और नोट करने के बाद उसको इंप्लीमेंट करिए। लर्निंग कहां से मिलेगा आपको? जूम वेबिनार से, फिजिकल सेमिनार कोर राइजिंग कोर की जहां पर होती है, पूरी टीम के साथ उस प्रोग्राम को अटेंड करिए। वहां से माहौल मिलती है सीखने का, एक्साइटमेंट मिलता है वहां से। किताब से आज के डेट में क्या हो गया है, आज आरसीएम इतनी आसान हो गई, इतने सारे प्रोडक्ट, इतने सारे डिलीवरी सेंटर, इतने सारे सिखाने वाले लीडर, जूम, फिर बड़े लीडर क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं? क्योंकि आज हमारे टीम में मैक्सिमम लोग किस पे सीखते हैं? फेसबुक से सीखते हैं, यूट्यूब से सीखते हैं। भाई साहब, ये फोन जो है ना, इसको स्मार्टफोन बोलते हैं। आप स्मार्ट नहीं है, ये अथाह समुंदर है, डूब जाएंगे इसके अंदर। गलती से भी यूट्यूब मत खोलिए, गलती से भी ज्यादा फेसबुक मत खोलिए। यदि फेसबुक से फायदा लेने यदि आपको आ गया है तब जाइए, पहले इसका कोर्स करिए कि फेसबुक से कैसे फायदा लिए जाते हैं। आलतू फालतू के में इसमें मत जाइए। अरे हम लोग जैसे आदमी यूट्यूब खोलते हैं ना, 2-3 घंटा हम लोगों का बर्बाद हो जाता है। जब हम लोग लोगों को सिखाते हैं तब हमारा समय ये खा जाता है। तब तो अभी आप नए हैं, 4-5 घंटा आपका निकल जाएगा, पते नहीं चलेगा, डूब जाएंगे आप। इसमें सीखना नहीं, इसमें बर्बादी है। हाँ, इसमें यूट्यूब देखना है यदि आपके अच्छे अपलाइन, आपके टेक्निकल अचीवर, यदि कोई वीडियो प्रमोट किए हैं आपको, उसको देखिए, अन्यथा आप अपने से मत देखिए। मेरा टीम में एक डाउनलाइन है मुंबई में, 14 साल से आरसीएम कर रहा है सर, 14 साल से। 14 साल में वो ईगल नहीं अचीव किया है, लेकिन यूट्यूब पे वो ट्रेनिंग देता है। मेरा जो यूट्यूब चैनल है, उस चैनल पे 12,000 फॉलोअर है। ईगल नहीं बना है, लेकिन वो डायमंड बनने का तरीका सिखाता है, वो टेक्निकल बनने का तरीका सिखाता है लोगों को यूट्यूब पे। और उसका फॉलोअर 32,000 फॉलोअर है उसका। बड़ा हंसी लगा हमें यार, तेरा 8,000, उसका 32,000। वो दुनिया को सिखाता है जो अपने ईगल तक नहीं पहुंचा अभी तक 14 साल में। तो इस प्रकार के बहुत सारे धुरंधर हैं जो आपको यूट्यूब पे वीडियो डालते रहते हैं और अपना व्यू पाने के लिए आपका समय बर्बाद कर देते हैं। सीखिए, किताब से सीखिए सर, ये बोलने का बिजनेस है। किताब पढ़िए, आप नहीं पढ़े लिखे हैं, किताब खरीदिए। आपके बाल बच्चे पढ़े हैं ना, अपने बच्चों को सामने बैठा करके आधा घंटा आदरणीय टीसी सर का जो किताब लिखा हुआ है, बीसी सर रिकमेंड जो किताब करते हैं, उस किताब को अपने पास हर महीना में कोशिश करिए एक किताब जरूर खरीदें। हर महीना एक किताब जरूर खरीदें। आज हमारे घर में कम से कम 5 लाख रुपया का मल्टी लेवल से जुड़ा हुआ किताब होगा। 5 लाख रुपया का किताब होगा मेरे पास। ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन में 1 घंटा किताब नहीं पढ़ता। चाहे ट्रेन में रहूं तो किताब पढ़ता हूं, बस में रहता हूं तो किताब पढ़ता हूं, घर में रहता हूं तो किताब पढ़ता हूं, किसी होटल में रहता हूं तो किताब पढ़िए सर। किताब पढ़ने से आपको बोलने आएगा, तो आपको सीखना पड़ेगा इसको। तीसरा नंबर का रिलेशन। रिश्ता बनाने पड़ते हैं। इसमें आपके अपलाइन के साथ बहुत मधुर रिश्ता होना चाहिए। लोग बोलते हैं ना कि सर आरसीएम में काम करना पड़ता है ना, आरसीएम में काम उनको करना पड़ता है जो दोनों ग्रुप चलाते हैं, और जो एक लेग पे काम करता है उसको काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सीखिए और अपने सेकेंड लेग को आरसीएम दिखाने पे जोर लगाइए, करने पे जोर मत लगाइए। दोनों लेग पे यदि आप काम करते हैं, 3 लेग पे काम करते हैं तो काम करना है आप। और यदि एक लेग पे आप काम कर रहे हैं, एक लेग आपका सिस्टम से आ गया है, सिर्फ आपको बी लेग पे यदि आप काम कर रहे हैं तो गलती से भी अपने बी लेग में काम मत करिए। बी लेग को उठाइए और जहां पे आपके आसपास में सेमिनार हो रहा है, आपके टेक्निकल अचीवर आ रहे हैं, आपके इमराल्ड अचीवर आ रहे हैं, जैसे हो उसको गाड़ी घोड़ा में किडनैप करके हो, कुछ इन्वेस्टमेंट करके हो, अपनी टीम को ले जाके पटक दीजिए अपने अपलाइन के सर।
आपके बी लेग चल जाएगा। और यदि आप अपने बी लेग में आप ही जा रहे हैं, फिर आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। रिश्ता बना लीजिए अपलाइन से। अपलाइन, नामी अपलाइन, अप मतलब ऊपर वाला। ऊपर वाला किसको बोलते हैं? भगवान को बोलते हैं। हो सकता है कि आपके अपलाइन आपसे कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, हो सकता है आपके अपलाइन महिला हो सकते हैं, हो सकता है कि आपका अपलाइन बच्चा होगा, लेकिन अपलाइन तुलसी का पत्ता जो छोटा होता है ना या बड़ा होता है, तुलसी का पत्ता ही है। हाँ, ये चीज समझना जरूरी है। अपलाइन कौन? आरसीएम में ऊपर में जो आदमी है वो अपलाइन ही नहीं होता है। एक होता है अपलाइन, एक होता है ठपलाइन। ठपलाइन से बचना है। जैसे मुझे जो ज्वाइन कराया था वो भी तो अपलाइन था, लेकिन यदि मैं उसी को पकड़ के चला होता तो शायद आज पंकज मिश्रा आपके बीच नहीं होता। वो ठपलाइन है। चलते चलते रुक जाता है जो आदमी, मौसम आने पे वो काम करता है। सिस्टम कुछ और बोल रहा है, वो कुछ और बोल रहा है, वो ठपलाइन है। अपने अच्छे एक गुरु, अपने एक अच्छे मेंटर अपलाइन को आप पकड़ के उनके साथ मधुर रिश्ता बनाइए। और आपके जितने टीम में लोग हैं उनको अपना बच्चा मानिए, उसके साथ खूब अच्छा रिश्ता तैयार करिए। और रिश्ता तैयार करने के लिए 2 शब्द आपके जुबान पे रहना चाहिए। 2 शब्द, इससे रिश्ता आपका मधुर होता है। 2 शब्द क्या? पहला शब्द थैंक यू और दूसरा शब्द सॉरी। कभी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना है। तू मैं जब बात आवे तो बस सॉरी करके निकल जाइए वहां से। आप वाइटल लेवल पे साथी हैं, आप ईगल हैं, आपके नीचे 20 लोगों का टीम है, और 20 लोगों के टीम में यदि अच्छा हुआ पूरे टीम को थैंक यू करिए। और किसी किसी महीना में मान लीजिए कि हमने टारगेट बनाया लेकिन वो टारगेट हमारा हिट नहीं किया, तो सारा श्रेय अपने ऊपर ले लीजिए, सॉरी। ये मत बोलिए कि तेरे कारण से टारगेट खराब हुआ है, तेरे कारण से ये हो गया। किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाने का है। यदि आप उंगली उठा दिए रिश्ता खराब हो जाएगा। और ये इस कारोबार में जितना आपका रिश्ता अच्छा होगा उतना ही बेहतर आप ग्रोथ कर पाएंगे, उतना ही जल्दी आपका अचीवमेंट आएगा। लास्ट, चौथा शब्द, चौथा सेलिब्रेशन। पहले मैंने क्या बताया? प्रमोशन, तारीफ। दूसरा एडुकेशन, सीखना पड़ेगा निरंतर लगातार कंसिस्टेंसी के साथ। तीसरा रिलेशन, और चौथा सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन का भी हर इमरॉल्ड लेवल पे, हर पर्ल स्टार पर्ल के लेवल पे सेलिब्रेशन होता है। भिलवाड़ा में होता है, दिल्ली में होता है, आपके लोकल शहर में होता है। आपके अपलाइन जो भी टारगेट आपके सामने रखे, आप उस टारगेट को पकड़िए और अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग स्टेज पर कैसे जाए इसका प्लानिंग करिए। क्योंकि स्टेज जो है ना, ये कारोबार अमीर बनने का है। ये 21वीं सदी में एक किताब आता है, 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस। उसका राइटर सीधा सीधा शब्द में बोला है कि यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको स्टेज से जुड़ना पड़ेगा। और स्टेज पे जाने से लोगों को लगता है डर। जब तक स्टेज से आपको डर लगेगा तब तक आप लीडर नहीं बन पाएंगे। लीडर वो होता है जो नीडर होता है, और नीडर वो होता है जो स्टेज पे जाता है। जब आप स्टेज पे जाते हैं, छोटा सा टारगेट को अचीव किए हैं, डायमंड क्लब किए हैं, कंसिस्टेंसी किया, जो भी टारगेट आपके टीम में है, वाइटल का टारगेट हो सकता है, रॉयल्टी का टारगेट हो सकता है। जब आप टारगेट को अचीव करके जब स्टेज पर जाते हैं आप, तो आप ये देखेंगे कि जब आप स्टेज पे होते हैं ना, तो सैकड़ों लोग आपकी तस्वीर खींच रहा है, हजारों लोग तालियां बजा रहा है, लोग डांस कर रहे हैं। और ये सब नजारा जब अपने आंखों से आप देखते हैं ना, तो वहां से आपको खुद के ऊपर बिलीव सिस्टम जगता है, अपने आप पे विश्वास जगता है। यस, आई कैन डू इट, मैं भी कर सकता हूं।
जिस दिन आपके टीम से 10, 20, 25, 50 लोग सेलिब्रेशन के स्टेज पर चढ़ाने के लिए आप तैयार कर दिए, छोटे छोटे लोगों को आप मोटिवेट करके